नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम में जनहित की बात करता है। हमेशा देश को आज ऐसे कुछ नेताओं की तस्वीर दिखानी है जो खुद को लोकतंत्र के लचीलेपन का फायदा उठाकर जन भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, जो अफसरों से कहते हैं तुझे 2 मिनट में औकात दिखा दूंगा। कॉलिंग कार्ड में पटियाल पूछेगा, नेताओं को अफसरों के अपमान की बम्पर छूट किसने दी और क्या ऐसे नेताओं को पब्लिक डीलिंग के लिए अब ट्रेनिंग की भी जरूरत है? वैसे आपको जरूरत की चीज तो सबसे ज्यादा आजकल मोबाइल और उसका चार्जर होता है। अक्सर लोग जब भी पब्लिक प्लेस में होते हैं तो वहां सर्किट में जो भी मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, आप वहां पर चार्ज कर लेते हैं। क्या फोन चार्जिंग के दौरान आपके मोबाइल डाटा पर डकैती पड़ सकती है? डाका पड़ सकता है, आपके बैंक बैलेंस तक में सेंध लग सकती है, मालूम है? नहीं शायद। सिग्नेचर स्टोरी में पब्लिक प्लेस में चार्जिंग वाले खतरे का आज पटियाल परीक्षण करेगा। परीक्षण तो उन पैथ लैब का भी आज करना है जो फुल बॉडी चेकअप के नाम पर आपको लुभावने ऑफर देते हैं। आपने भी कई बार अपनी या अपनों को जांच करवाने के लिए लेबोरेटरी भेजा होगा या लैब वाले आपके पास आएंगे। पैथ लैब वाले आकर सैंपल लेकर गए होंगे घर में, आपको ऑनलाइन पैथोलॉजी रिपोर्ट भी आ जाती होगी। कभी सोचा है आपने कि ये रिपोर्ट सही है, इसकी कोई गारंटी है? क्या बैठे बिठाए खून का जांच करना सेफ है घर में? आज एक्सक्लूसिव में पैथ लैब वाले छल का परीक्षण करेंगे। परीक्षण तो आज पटियाल देश में बढ़ती अमीरी और घटती गरीबी का भी करेगा। आज 2 रिपोर्ट्स आई है। पहली, देश की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ गई है और दूसरी, देश में अमीर बढ़ गए हैं। 300 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले क्लब में कितने भारतीयों की एंट्री हुई है? पब्लिक प्लेटफॉर्म में टैक्स पेयर की बढ़ती धौंस का आज परीक्षण होगा। आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल को उन नेताओं की बात करनी है जो खुद को शहंशाह से कम नहीं समझते। एक बार पावर में आ जाएं तो फिर क्या जनता और क्या सरकारी अफसर, सबको प्रताड़ित करना, उनका अपमान करना, अभद्र व्यवहार करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे देश का एक सिस्टम है, पार्षद हो, विधायक हो या सांसद, जनता उन्हें इसलिए चुनती है ताकि ये नेता उनके लिए काम कर सके, पब्लिक की समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कोई नेता सत्ता के नशे में चूर है, जनता को पैरों तले कुचलकर उनके हक पर डाका डाल रहा है। तो कोई ऐसा भी है जो अफसरों से भिड़ भी जाता है, मारपीट तक करता है। किडनैप करने के भी संगीन इल्जाम लग रहे हैं। हरियाणा हो, यूपी हो या फिर पश्चिम बंगाल, देश का कोई भी राज्य उठाकर आप देख लीजिए, कहीं का भी कोई भी नेता अफसरों के बीच टकराव के ऐसे कई मामले आपको दिख जाएंगे। कुछ नेता सड़कों पर पुलिस वालों से यह कहते हुए भी मिलेंगे, मुझे क्यों रोका? जानते हो मैं कौन हूं? 2 मिनट में सस्पेंड करवा दूंगा। तो कोई समारोह के अंदर अफसरों को अपमानित करता हुआ दिख जाएगा आपको। नेताओं पर अफसरों के लिए अपमानजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने के बार बार और कई बार हर जगह आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में पटियाल पूछता है, क्या ऐसे ही नेताओं को चुनकर, क्या ऐसे ही नेताओं को वोट देकर आप भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा में? आखिर इन नेताओं को जनता और अफसरों को अपमानित करने, उनको ऐसा करके कौन सी किक मिलती है भाई? पटियाल ये जानना चाहता है कि क्यों ये नेता जनता और अफसरों को अपने रुतबे की, अपने पद और पावर की गर्मी दिखाते हैं। क्यों बार बार इस तरह की तस्वीर देश के सामने आती है जब नेता अफसरों को यह कहता है कि औकात क्या है तुम्हारी? क्यों नेता अफसरों को, जनता को अपने पैर का जूता समझने लगते हैं? जनसेवक नेता भी हैं और अफसर भी हैं, तो फिर अफसरों के अपमान में नेता अपना सम्मान क्यों खोजते हैं? पटियाल ये जानना चाहता है, पूछना चाहता है, आखिरकार क्यों ये सैडिस्टिक प्लेजर उनको ताकत का सिंबल मान लिया जाता है? वो अपनी ताकत समझते हैं इसमें। आखिर नेताओं को यह क्यों लगता है कि उनके पद की गरिमा, किसी अधिकारी का अपमान उनको नौकर बना देगा, स्ट्रांग बना देगा? ऐसा क्यों फील लेने लगते हैं वो? नेताजी को क्यों लगता है 40-50 हजार के वोट बैंक की धौंस दिखाकर
आम जनता को पैरों की धूल समझकर उनके अधिकारों पर डाका डालकर अत्याचार करने का उन्हें लाइसेंस मिल गया है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तफसील से इनकी वजह बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों के माध्यम से हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जनता पर जुल्म करने वाला संदेश खाली का शाहजहां, सिस्टम का मजाक बनाकर विक्ट्री साइन दिखाता नेता, 10,000 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी, बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी। प्लीज ट्रांसफर दिस केस टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पूरा उम्मीद है कि जुडिशियरी ये लोग को न्याय दिलाएगी। 10 तारीख को राजबाड़ी में पब्लिक मीटिंग होगा। मीनाका और संदेश खाली का हजारों संख्या के आदमी आएंगे। जमीन घोटाले के भी कई मामलों में आरोपी है शाहजहां शेख। शाहजहां पर ईडी अफसरों पर हमले का भी आरोप। पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए। इट्स ए पॉलिटिकल अरेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सारे जो सेक्शंस दिए गए हैं मैक्सिमम बेलेबल सेक्शन है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस ने ऐसी कोई सेक्शन नहीं दी। इसका कान पकड़ के ईडी सीबीआई को ले जाना चाहिए और तिहाड़ में डाल के ट्रीटमेंट देना चाहिए। अच्छा, कई दिनों तक फरार, आखिरकार अब हुआ गिरफ्तार। पूछता है पटियाल, ऐसे नेताओं की देश को क्या जरूरत है? बात सिर्फ एक नेता की नहीं है। आसपास देखेंगे तो ऐसे नेताओं की फौज मिल जाएगी आपको, जो खुद को कानून से, सिस्टम से ऊपर समझने लगे हैं। ज्यादा दूर क्यों जाना, दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर लखनऊ चलते हैं। देखिए तस्वीरें, आपको समझ आ जाएगा कि अफसर को अपमानित करने वाले नेता का कारनामा है क्या। लखनऊ नगर निगम की बैठक चल रही थी। मेयर सुषमा खरकवाल उसमें बैठी हुई थी बैठक में। पास में म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस अफसर हैं इंद्रजीत सिंह, वो बैठे थे। मामला एक कंपनी को साफ सफाई का टेंडर देने से जुड़ा था। इसी बात पर हंगामा हो गया। बीजेपी पार्षद राम नरेश ने आईएएस अफसर इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी की। हमेशा शांत रहने वाले अफसर गुस्से में आ गए और कार्यवाही छोड़कर सदन से चले गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। नगर निगम के आयुक्त पर व्यक्तिगत टिप्पणी से मेयर भी नाराज हो गई। सुषमा खरकवाल ने पार्षद राम नरेश को सदन से बाहर निकाल दिया। यह भी आरोप लगाया कि पार्षद भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें अफसर से ऐसा बर्ताव कतई नहीं करना चाहिए था। मामला छोटा था, लेकिन इसमें भी नेता ने अफसर को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हंगामा बहुत बढ़ा और खुद मेयर यहाँ की भाजपा की हैं और पार्षद जो भाजपा के हैं वो राम नरेश रावत के खिलाफ खड़े हो गए। पुलिस बुलाने की बात चली। ऐसे में रावत ने विक्टिम कार्ड खेला और कहा कि अगर उन्हें अपमानित किया गया, पुलिस बुलाई गई तो वो जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। माननीय पार्षद जी ने गलत बोला है, जिसके उसमें उनको
सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, यही डेमोक्रेसी की आसान सी परिभाषा है ना? संविधान के निर्माताओं ने इसका खास ख्याल रखा है। जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है। इसीलिए अफसर हो या नेता, हमारे देश में दोनों के कामकाज के करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया गया है, एक चैनल है। अगर नेता सदन में बैठकर कानून बनाते हैं तो उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी किस पर होती है? अफसरों पर होती है। जमीन पर उसका अनुपालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह कौन सुनिश्चित करता है? ये अफसर सुनिश्चित करते हैं। यानी ये प्रोसेस हाथों हाथ चलता है। मगर आजकल क्या हो रहा है? आजकल हो ये रहा है कि वोट बैंक के नाम पर नेता मैसेज ये देते हैं कि वो ही सबसे बड़े सरदार हो गए हैं, सर्वसभा हो गए हैं। उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर अफसर को दिक्कत हो जाएगी। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का फर्ज क्या है? फर्ज यह है कि वो आपको और अफसरों की पावर बैलेंस वाले इस परीक्षण को सामने करके दिखाए। देश का लोकतांत्रिक संविधान 3 खांचों में बटा हुआ है। पहला है विधायिका। दूसरा क्या है? मतलब विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, केंद्र और राज्य स्तर पर। केंद्र सरकार संसद में कानून बनाती है और राज्य सरकारें विधानसभा और विधान परिषद में कानून बनाती हैं। इन्हीं के जरिए बनता है ना। कार्यपालिका का काम क्या है? जो कानून बनाए गए उन्हें इंप्लीमेंट करवाना। यह भी 2 लेवल पर होता है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री और वहां की कैबिनेट और राज्यपाल इसका हिस्सा होते हैं। इस कानून का जब पालन नहीं होता है तो फिर न्यायपालिका यानी जुडिशरी का रोल शुरू होता है। अदालतें सजा सुनाती हैं। अब सवाल यह है कि मंत्रियों और नेताओं की हायरार्की क्या है? इसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर मंत्रिमंडल आता है, जबकि नौकरशाहों के लिए जो चेन ऑफ कमांड है उसमें क्या है? उसमें कैबिनेट सचिव होते हैं, फिर सचिव होते हैं, अपर सचिव होते हैं और संयुक्त सचिव होते हैं। यानी ये अफसर कानून लागू करवाते हैं। सबका दायरा बंधा हुआ है। मगर कई बार नेता समन्वय वाली लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वो लोकतंत्र को लचीला समझ लेते हैं और इसे डनलप डेमोक्रेसी के नाम पर अफसरों को अपमानित करने और अभद्र बर्ताव करने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी का एक उदाहरण और आपको दिखाता हूं। सोनीपत में कांग्रेस के डेप्यूटी मेयर मंजीत गहलावत पर दिल्ली में काम करने वाले हरीश नाम के एक ESIC अधिकारी ने मारपीट और किडनैप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने परिवार वालों को शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया और आरोपी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया। इनका मामला को प्लॉट के पैसों के लेन देन का था। जिस बारे में इन्होंने कहा मंजीत से पैसे मांगे, भाई इनका कोई डिस्प्यूट था पैसे के मामले में, तो इस मंजीत सिंह ने इसको फ़ोन करके बुलाया है शाम को अपने घर पे और वहाँ इसको पिटाई की है। जो डिप्टी मेयर हैं उनको हमने अरेस्ट कर लिया था। धारा एक SC एक्ट जोड़ा गया है और अपनी जो अपहरण की है उसके मुकदमा ही दर्ज हुआ था हमारा। सोचिए, यह हाल तब है जब हमारे देश में पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकरी वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता वैसे तो 1 जुलाई से लागू होनी है। अभी तो इंडियन पीनल कोड ही चल रहा है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान यह है कि सेक्शन 332 यानी जानबूझकर सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से रोकना या उसके काम में बाधा पहुंचाना। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 353 क्या कहता है? कहता है पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी पर हमला करके आपराधिक ताकत के इस्तेमाल से उसे काम करने से रोकना, अपना दायित्व निभाने से रोकना, इसमें भी 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर सरकारी अफसरों के लिए संविधान में प्रोटेक्शन है तो फिर नेताओं के लिए भी व्यवस्था होगी। उनके लिए क्या है? उनके लिए कई राज्यों में स्पेशल MP MLA कोड तक बने हुए हैं। लेकिन इनकी जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि नेताओं के दामन पर भी संगीन मुकदमों के दाग हैं। देश में 4001 विधायक हैं। इनमें से 44% पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। 1777 नेता बलात्कार,
हत्या, अपहरण जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 205 विधायक यानी 51% सिटिंग विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं वर्तमान लोकसभा में भी 43% यानी 233 सांसद जो हैं उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं या वो आरोपों में घिरे हुए हैं। इनमें भी 159 सांसदों के खिलाफ गंभीर अपराध जैसे हत्या, अपहरण के संगीन मामले चल रहे हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह नेता और अफसर के रिश्तों पर भी इस तरह की छाप दिखाई देती है। हर बार नेता और अफसर लड़ाई करें ऐसा भी नहीं है। कई बार आपसी सहमति से काम बन भी जाता है। मध्य प्रदेश लेके चलता हूं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर इन दिनों खूब सर्कुलेट हो रही है। सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा एसडीएम साहब के पास पहुंचे। उनसे कहा, जनाब पानी का संकट है, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसका संज्ञान लीजिए। विधायक जी तो अफसर के पैर तक पड़ने को तैयार थे, दिख भी रहे थे ऐसा करता। बहरहाल पब्लिक इंटरेस्ट वाले पटियाल का कहना सिर्फ इतना है कि मजबूत लोकतंत्र में तरले मिन्नत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस नेता और अफसर जनता के प्रति विनम्र बने रहे, उनका काम होता रहे। अफसर फाइलें न लटकाएं और नेता समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। बस जनता को और क्या चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ, नेता सत्ता की गर्मी में रहे, तो मुझे लगता है इनके लिए पब्लिक डीलिंग वाली ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। आजकल स्मार्टफोन ही हमारी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फोन हमारे साथी हैं, हरदम साथ रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फोन का सबसे बड़ा साथी कौन है? स्मार्टफोन का सबसे बड़ा साथी बैटरी और चार्जर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपको कौन सी कहानी सुनाने लगा। अगर आपकी जिंदगी भागदौड़ वाली है, ट्रेन से, मेट्रो से या फिर हवाई जहाज से आप सफर करते हैं, तो थोड़ा ठहर कर अपने इंटरेस्ट की ये खबर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी को जीरो कर सकती है। और आप ये गलती ना करें, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपको कहीं जाना है, लेकिन फोन पूरी तरह से चार्ज नहीं है। आप सोचते हैं रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर या एयरपोर्ट पर फोन चार्जर लगे होते हैं, और अक्सर आपने ऐसा भी किया होगा कि वहां फोन चार्ज किया होगा। लेकिन अब ऐसा करना बंद कर दीजिए। सुन लिया ना? अब ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञापन जारी किया है और उस विज्ञापन में बताया है कि पब्लिक प्लेस में लगे चार्जिंग पॉइंट आपके फोन डेटा पर डकैती डाल सकते हैं। आपको विस्तार से ये पूरा मामला समझाऊंगा आज। देश में कितने लोगों को इस फोन चार्जिंग वाले स्कैम की जानकारी होगी? इसके लिए पटियाल ने एक परीक्षण किया। तो पहले ये जान लीजिए कि देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि पब्लिक प्लेस का फोन चार्जिंग पॉइंट उनके फोन से डाटा चोरी कर सकता है। बताइए कि आप पब्लिक प्लेस में मोबाइल अपना चार्ज कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जानकारी नहीं है? नहीं मालूम नहीं। हाँ हो सकता है सर, लेकिन अब क्या करेंगे, नहीं चार्जिंग तो अभी है नहीं चार्जिंग, तो चार्जिंग तो करना भी जरूरी है। हाँ जी, इस बारे में पता है, बहुत सारे जगह इन्फॉर्मेशन मिला है, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखे हैं कि कहीं पे भी मतलब पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में हो या फिर रेलवे स्टेशन में चार्जिंग करने से कहीं से भी आपका डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है कोई भी तरीके से। इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। पता है आपका मोबाइल जो है यहाँ पर इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है और इसका सारा डाटा उड़ सकता है। सर डाटा का तो पता नहीं, पर फोन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फोन नहीं, डाटा उड़ सकता है। हाँ, डाटे का ये हम बता नहीं सकते कि कैसे उड़ सकता है। हम रेलवे का वाईफाई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं इस कारण। इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, आपसे पता चला है। सर मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। अच्छा, ये जो आरबीआई ने विज्ञापन जारी किया है कि डाटा चोरी हो जाएगा मोबाइल, तो आपको पता है?
जी, सुनने में तो मुझे भी आया है, बट मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ। मुझे इस चीज़ों में भरोसा नहीं है, कैसे ऐसे हो सकता है। एक्चुअली मैं ट्रैवल करता रहता हूँ और मेरा मोबाइल का थोड़ा सा ज़्यादा से यूज़ है, तो बेशक तौर पर यदि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ है तो बैटरी भी ख़त्म होगी। तो मैं हर पब्लिक प्लेस पे कहीं भी जाता हूँ तो मोबाइल चार्ज ही करता हूँ ताकि मेरे मोबाइल में बैटरी बनी रहे। अब जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ और मुझे शताब्दी ट्रेन से झांसी जाना है, तो अभी ट्रेन मेरी आई नहीं है, तो मैं स्टेशन के एयर कॉनकोर्स एरिया पे आया और देखा कि कई सारे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पे मोबाइल लगे हुए हैं, तो मैं भी अपना यहाँ पर मोबाइल लगाया और अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है। बट आरबीआई ने यदि ऐसी बोला है तो अब देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसे चार्जर है, अब ये चार्जर मैंने, ये चार्जिंग सॉकेट है, तो मैं अपने चार्जर को यहाँ पर चार्ज पे ऐसे लगाया और मेरा मोबाइल चार्ज होने लगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें से डाटा की कुछ आदान प्रदान हो सकता है। बट यदि हाँ, एक चीज़ और है, यदि आप डायरेक्ट केबल की बात करें तो मैं यहाँ पर चार्जर नहीं, केबल, यदि केबल लगा करके सोचूं तो केबल से तो देखिए एक बार डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि चार्जर के माध्यम से ऐसा कुछ होता होगा। मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं है। यदि कुछ ऐसा है तो हमें और पूरे पैसेंजर्स को और सभी देशवासियों को इस चीज़ से अवगत कराएं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा होते हैं जिनके पास एडॉप्टर नहीं होता है, वो केबल के माध्यम से चार्ज करने का प्रयास करते हैं। तो सर प्लीज़ हम सभी को इस चीज़ को कंफर्मेशन करें ताकि कोई डाउट में न रहे। देखा आपने, ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी रखते भी हैं, बस पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और फोन चार्जिंग पर लगा देते हैं। पटियाल के परीक्षण में ज्यादातर लोग फेल निकले। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने मध्य प्रदेश में जितने भी लोगों पर परीक्षण किया, उनमें से 50% को फोन चार्जिंग वाले साइबर क्राइम की जानकारी थी ही नहीं, तो 50% ऐसे भी थे जिनको थोड़ा बहुत पता था। छत्तीसगढ़ का ही हाल देख लीजिए, यहाँ के 50% लोगों को पता ही नहीं था कि पब्लिक प्लेस में फोन चार्जिंग से डाटा चोरी हो सकता है। जम्मू का हाल तो और भी बुरा था। यहाँ जितने लोगों से बात की, उनमें से किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। चलिए अब आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल फोन चार्जिंग वाली इस हैकिंग को जूस हैकिंग कहते हैं, जिसका नाम जूस जैकिंग पड़ा। क्यों ये पड़ा? इसलिए क्योंकि आप खुद अपना डाटा चोरी कराकर हैकर्स को जूस पिला रहे हैं। जूस पिलाते हैं ना, वो वाला। इसीलिए साइबर लोग इसे जूस जैकिंग कहने लग गए हैं। देश भर में साइबर अपराधी जूस जैकिंग में लिप्त हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हैकर्स के निशाने पर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल और होटल होते हैं, क्योंकि घर से बाहर इन्हीं जगहों पर लोग जाकर बिना परवाह किए अपना फोन चार्ज करने लगते हैं। चार्जिंग पॉइंट से साइबर अपराधी अपना आपका फोन हैक करके आपके बैंक अकाउंट में जमा राशि को उड़ा सकते हैं। फोन के सेव डाटा और पासवर्ड भी वो कॉपी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, अमूमन फोन दो तरीके से चार्ज होता है। एक तरीका होता है यूएसबी पोर्ट से सीधे यूएसबी केबल के जरिए चार्ज करना, और दूसरा तरीका होता है एसी एडॉप्टर से चार्जिंग। अगर आप सीधे यूएसबी केबल को पब्लिक प्लेस में लगाकर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट से अपना फोन चार्ज करते हैं तो डाटा चोरी हो सकता है, आपका डेटा हैक होने के पूरे चांस है। आप एसी एडॉप्टर से अगर फोन चार्ज करते हैं तो हैकर आपका फोन हैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, एक युवक बता भी रहे थे कि ऐसे डेटा चोरी नहीं हो सकता। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट के जरिए हैकर्स अपने फोन में एक इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, जिसे कहते हैं मालवेयर इंस्टॉलेशन। उसको सॉफ्टवेयर को उसको इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। इसके बाद आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट को हैक करना आसान हो जाता है। इस तरह से हैकर्स कई लोगों को चपत भी लगा चुके हैं। ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, आगे ये अभी समझाऊंगा भी। साल 2022 में हैदराबाद के एक शख्स के खाते से 16 लाख रुपए निकल गए थे। युवक ने, उसने किया क्या था, उसकी गलती ये थी कि पब्लिक प्लेस में यूएसबी चार्जिंग पॉइंट से फोन चार्ज कर लिया था और वहीं से उसका डेटा लीक हुआ। दिल्ली में क्या हुआ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला को यूएसबी चार्जिंग पॉइंट से फोन चार्ज करना इसलिए महंगा पड़ गया क्योंकि उनके खाते से 20,000 रुपए निकल गए। इंटरनेट पर छपी रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि इस तरह से पैसे चोरी होते हैं। अच्छा, इंटरनेट पर तो एक और बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट क्या कहती है? उसमें रिपोर्ट कहती है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद में 22% पब्लिक चार्जिंग पॉइंट सुरक्षित नहीं है। आप ध्यान रखिएगा आगे से इन शहरों में जाएं तो
33% वाईफाई कनेक्शन ऐसे हैं जिसके जरिए हैकर्स लोगों के फोन एक्सेस कर ले रहे हैं, यानी उनको पता लग जाता है, उसका जो है वो पैरेलल एक्सेस ले लेते हैं वो। ये बेसिकली हैकर्स जो है आपके जो यूएसबी चार्जर पॉइंट्स होते हैं उस पे ये अपना मालवेयर वहाँ पे इंजेक्ट करके रखते हैं थ्रू डिफरेंट हार्डवेयर्स। ये हार्डवेयर्स मालवेयर को एग्जीक्यूट कर देते हैं आपके मोबाइल पे और आपके मोबाइल का डेटा ये वहाँ से चुराने लगते हैं। कोशिश करें कि आप पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग अवॉइड कर पाएँ। और USB अडॉप्टर्स भी आते हैं जो कि आपको सिर्फ चार्जिंग मोड के लिए काम आते हैं, जिसको आप मोबाइल पे प्लग करके अगर कोई भी केबल या यूज़ करते हैं तो उससे डेटा शेयर नहीं होता, ओनली चार्ज होता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को बचा सकते हैं। तो आप आपका खुद का जो केबल है जिसमें सिर्फ चार्जिंग फैसिलिटी ही हो, या नहीं तो आपका जब मोबाइल आप कनेक्ट करते हो तो उसमें आपको इमीडिएटली अलर्ट आता है कि आपको डेटा ट्रांसफ़र भी करना है या चार्ज ओनली रखना है। जैसे कि आप एंड्रॉयड कनेक्ट करते हो तो एंड्रॉयड में ऑप्शन आता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस मतलब जैसे ही कनेक्ट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी कनेक्ट करना है या सिर्फ पावर मोड के लिए कनेक्ट करना है। तो इस तरह से आप ऑप्शन चूज़ करके आपके मोबाइल में आपका डेटा जो चोरी होने वाला है उसको रोका जा सकता है। अगर मोबाइल फोन चार्जिंग वाली हैकिंग से बचना है तो सतर्क हो जाइए। आपको सतर्क करने के लिए ही पटियाल ने ये पूरा परीक्षण किया है। सबसे पहले तो मोबाइल चार्जिंग के लिए सिर्फ पर्सनल चार्जर का ही आप इस्तेमाल करें, ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है। और दूसरी बात क्या है, चार्जिंग के लिए AC अडॉप्टर ही यूज़ करें। मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए मेरे हाथ में आज मैं आपकी सुविधा के लिए ये चार्जर लेके आया हूँ। ये ऐसे चार्जर होता है, ठीक है। अगर आप इसे पूरे अडॉप्टर्स के साथ ऐसे इसको लगाकर चार्ज करते हैं तो हैकर्स के लिए आपका फ़ोन हैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने चार्जिंग के लिए सिर्फ ये ऐसे अलग किया और इसको इस्तेमाल किया, यानी जिस तरह से USB पोर्ट में लगाया और आप सीधा चार्ज करने लगे, अडॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, तो हैकर्स आपके फ़ोन में रखे डेटा, आपके अकाउंट्स, बाकी जानकारियों को सेंध लगा सकता है, चुरा सकता है। समझ आया ना? आपको समझाने के लिए ये साथ लेके आया था। इसीलिए ये भी कहूँगा कि आप ऑथराइज्ड और विश्वसनीय सोर्स से ही अपना फ़ोन चार्ज करें। इसे हल्के में ना लें कि कहीं भी बैटरी खत्म हो रही है, बात करनी थी घर और निकाला, जहां प्लग नज़र आया वहीं पर USB पोर्ट फंसाया और आप चार्ज करने लग गए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पावर बैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको याद होगा 8-10 साल पहले जब फ़ोन आते थे उसमें चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र का जैक जो होता है वो अलग अलग होता था, लेकिन अब चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र का जैक कॉमन होता है। टेक्नोलॉजी के विस्तार का फायदा भी है तो इसके कई नुकसान भी है। अब पटियाल आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट और उसके सैंपल में होने वाली गड़बड़ी का परीक्षण करने वाला है। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि देश में 99% जांच सेंटर गैर मान्यता प्राप्त हैं। केवल 1% को मान्यता मिली हुई है, लेकिन आप कहेंगे कि अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको हरिद्वार लेकर चलूंगा, जहां 3 साल पहले कोविड महामारी के दौरान कोरोना टेस्ट का एक बड़ा घोटाला हुआ था। अब उस जांच के नतीजे सामने आ गए हैं। सबसे पहले आप धोखे के उन 4 चेहरों को पहचान लीजिए। नंबर 1 नोवस पैथ लैब हरिद्वार, तत्समय मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस नलवा लेबोरेटरी हिसार और चौथा लाल चंदवानी पैथ लैब। 2021 में इन लैब्स को कुंभ के दौरान रैपिड और RT-PCR टेस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियम था कि जो भी जांच होगी उसकी रिपोर्ट ICMR को वेबसाइट पर आप लोड कर देंगे, फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा। आरोप यह है कि पैथ लैब्स ने फर्जीवाड़ा कर जांच रिपोर्ट लोड कर दी और उसके बदले में सरकारी पैसा ऐंठ लिया और इस तरह से RT-PCR और कोरोना की रिपोर्ट देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला हो गया। इस मामले में घोटाले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, इसीलिए पुलिस और ED दोनों ही जांच में जुटी हुई है। टेस्ट है उसकी मॉनिटरिंग जो पैथोलॉजिस्ट है उसको करना चाहिए। पैथोलॉजिस्ट और मान लीजिए कल्चर या इन्फेक्शन का है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको करना चाहिए, तभी उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी। नहीं तो जहाँ से कलेक्शन से लेके मशीन के इंटरप्रिटेशन से लेके फाइनल रिपोर्ट देने तक कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ये तो हुआ हरिद्वार की फर्जी पैथ रिपोर्ट का मामला, लेकिन अब मैं आपको बताने ये भी जा रहा हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर नोट कर लीजिए,
खुद भी जानिए और इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको डॉक्टर टेस्ट लिखता है, आप पैथ लैब में फोन करते हैं, बंदा घर पर आ जाता है, सैंपल लेकर चला जाता है, रिपोर्ट आती है, डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, आपका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जांच के लिए हम जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो सही है या नहीं? घर में बैठा खून या कोई दूसरा सैंपल जो आपने भेजा है उसकी जांच कितनी भरोसेमंद है? पैथ लैब से मिली सटीक रिपोर्ट सत्य है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी देगा? आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जांच करती हैं, योग्य डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हैं, कोई कमी कैसे रह सकती है? तो वो भी समझ लीजिए। हम कौन से एक्सपर्ट हैं कि किसी पर शक करने लगे और सवाल उठाने लगे? लेकिन अब आप जो बात सुनने जा रहे हैं उसके बाद आपके दिमाग में सवालों का एक पिटारा खुल जाएगा। यह तो हुई उस लैब और उसमें काम करने वाले डॉक्टर की योग्यता के बारे में जानकारी की बात, जहां आपको सैंपल टेस्ट होने के लिए भेजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आदमी आपके घर पर सैंपल लेने आता है, जिसे आप फोन करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपका समय खराब किए बगैर 4 पैसे फालतू देकर वो घर से ही सब कुछ ले जाए, उसके पास सैंपल कलेक्शन की योग्यता है या नहीं? कभी आपने ये जांच किया? वो सही तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहा है या नहीं, ये कभी आपको पता चला? सैंपल लेने के बाद उन्हें सही तापमान में और सही जगह पर स्टोर किया गया है या नहीं, ये जांचने की कोशिश की कभी आपने? और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सही वक्त पर आपका वो सैंपल जांच के लिए सही अवस्था में लैब में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कभी जानने की कोशिश की? आप फिर कहेंगे कि ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ऐसा हुआ या नहीं। शाम तक रिपोर्ट आ जाती है और आप डॉक्टर को उसे पास कर देते हैं, आगे भेज देते हैं और सब सही होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? अब आप हमारे एक्सपर्ट को ध्यान से सुनिए और फिर यह तय कीजिए कि आपके सैंपल लेने वाले में योग्यता थी या नहीं थी, उसके सही तरीके से उसने सैंपल लिया या नहीं लिया, उसे सही समय पर लैब पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। होम कलेक्शन में भी उसी तरह जैसे कलेक्शन आप करते हैं लैब में, वैसे ही वो घर पर भी करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र के दौरान उसको प्रॉपर टेम्परेचर के साथ ट्रांसफ़र करना चाहिए। वो टेम्परेचर मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास तौर से जैसे कल्चर है, जैसे इन्फेक्शन की संभावना है, उसमें ज़रूर ये देखा जाए कि वो आधा एक घंटे में वो लैब तक पहुंच जाए, और या फिर प्रॉपर उसका स्टोरेज हो 4 डिग्री में, तब वो ट्रांसफ़र होने के लिए 24 घंटे भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे से अगर आपके घर में कोई आदमी आपके सैंपल लेने के लिए आता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आप जान गए होंगे। सैंपल लेने वाले से आप अगर सवाल पूछ लेते हैं तो आपके पास रिपोर्ट की शुद्धता की गारंटी हो सकती है, और ये 5 सवाल आपने ध्यान रखने हैं, पूरा ख्याल रखना है इनका। सैंपल लेने की डिग्री है उसके पास या नहीं है? सैंपल लेने का तरीका ठीक है उसका या गलत है? सैंपल लेने से पहले मरीज की काउंसलिंग हुई या नहीं हुई? मतलब सैंपल लेने वाले से उसकी शारीरिक स्थिति और बीमारी के बारे में पूछा, कोई सवाल जवाब हुआ या नहीं हुआ? जोखिम की जानकारी ये दी गई कि भैया ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके द्वारा नहीं दी गई जो सैंपल लेने आया है? सैंपल लेने वाले का बोतल ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है वो जिसमें वो आपका सैंपल लेकर जाएगा? सैंपल ठीक तापमान में है या नहीं है? सैंपल सही समय से लैब पहुंचा या नहीं पहुंचा? जांच रिपोर्ट किसने तैयार की? ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल और इनके जवाब से आप संतुष्ट होंगे तभी घर बैठे सैंपल पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि पटियाल को पता चला है कि मरीज का इलाज करने के 100 में से 70 मामलों में डॉक्टर पैथ लैब रिपोर्ट देखने के बाद ही दवा लिख देते हैं। कहीं आपका गलत इलाज ना शुरू हो जाए। अगर रिपोर्ट सही नहीं होगी तो इलाज कैसे सही होगा? आप उल्टा मुसीबत में फंस जाएंगे, समझे ना? अब पटियाल आपको पैथोलॉजी टेस्टिंग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आपको यह पता लगेगा या आप शायद अपना सिर ही पकड़ लेंगे। वो क्या है? जो पैथ लैब्स आपके सैंपल कलेक्शन का काम करते हैं उनमें से 99% पैथोलॉजी सेंटर गैर मान्यता प्राप्त हैं। 1% से भी कम पैथ लैब्स ऐसे हैं जिन्हें सैंपल कलेक्शन की मान्यता हासिल है। देश में 1 लाख से ज्यादा पैथोलॉजी लैब या सेंटर्स काम कर रहे हैं। 37% अस्पतालों की निगरानी में ये काम करते हैं।
48% प्राइवेट पैथ लैब्स हैं और 15% अलग अलग कंपनियों के डायग्नोस्टिक चेन का हिस्सा है। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज नाम की संस्था जैसे पैथ लैब को मान्यता देती है, इसका काम करती है। अब इनके कारोबार की बात करते हैं। देश में पैथ लैब डायग्नोस्टिक कारोबार 1,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये तेजी से और बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में इलाज के खर्च का 10% हिस्सा लैब टेस्ट पर खर्च किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में भी इलाज के खर्च का करीब 8% बीमारी की जांच में खर्च हो जाता है। शायद इसीलिए देश भर में बिना मान्यता प्राप्त लैब्स धड़ल्ले से आपके घरों से सैंपल कलेक्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और कोई इनकी पड़ताल तक नहीं करता। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि बिना मान्यता के चलाए जा रहे ऐसे पैथ लैब्स पर लगाम कसी जाए, क्योंकि मामला सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बात करनी है अर्थव्यवस्था की, पैसे की, जेब की। पटियाल भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का परीक्षण करेगा। कुछ रोज पहले मैंने आपको बता दिया था इंडिया और भारत की दूरियां घट रही हैं। अब आप कहेंगे इंडिया और भारत क्या है? यानी ग्रामीण और शहरी भारत की केवल 5% ही गरीब बचे हैं। अब घटती गरीबी के बीच बढ़ती अर्थव्यवस्था की नई पिक्चर रिलीज हुई है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट में कितनी बढ़त हुई है। जो आंकड़े आए हैं उन्हें साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% पहुंच गई है। जीडीपी की सेहत सुधर तो रही है, लेकिन खेती की तबीयत बिगड़ रही है। भारत में कृषि कितनी सीरियस है इसका मीटर नापो, उससे पहले जीडीपी के सेहतमंद होने के आंकड़े आपको विस्तार से दिखा देता हूं। पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.20%, क्वार्टर 2 में यह ग्रोथ रेट 8.10% रही और क्वार्टर 3 में 8.40% रही। अर्थव्यवस्था का नया नेगेटिव पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूर दिखाई दिया है। कैसे गिरावट आ रही है इसका डाटा भी पटियाल के परीक्षण में खोजा गया। 2023 की पहली तिमाही में खेती की ग्रोथ रेट 3.50% थी, क्वार्टर 2 में घटकर 1.60% रह गई और क्वार्टर 3 में, ये 2023 की बात कर रहा हूं मैं, -0.8% रह गई तीसरे क्वार्टर में। समाज में जो यूथ है, जो एस्पायरिंग यूथ है, उनको HNIs को एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो अमीर हैं, वो ईर्ष्या का सवाल नहीं है, वो उनकी काबिलियत का रिकॉग्निशन है। तो मुझे लगता है कि हम अब सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट देश में नहीं हैं जहां हम वेल्थ को देख के इरिटेट फील करें। अगर वेल्थ जनरेट होती है तो वेल्थ जनरेट करता है बाजार। इसका मतलब बाजार उनको सम्मान दे रहा है, बाजार उनकी काबिलियत को रेस्पेक्ट कर रहा है। मात्र 6% लोग 145 करोड़ की आबादी में सामने आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। इनफैक्ट हमें देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, HNIs बने। अपनी लाइफ तो वो इम्प्रूव करेंगे ही, समाज के लिए भी रोल मॉडल बनेंगे और जब वो इतना कमाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को टैक्स भी देंगे। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। चलिए अब पटियाल देश में बढ़ती अमीरी और घटती गरीबी का एक और परीक्षण करेगा। नाथ सबसे इंटरनेट की बात आपने सुनी होगी। तो हुआ यूं है कि एक कंपनी है नाइट फ्रैंक, उसने एक सर्वे किया है, बताया है कि देश में अल्ट्रा रिच की संख्या में 6% तक बढ़ोतरी हो गई है। अल्ट्रा रिच वो लोग होते हैं जिनकी कमाई 300 करोड़ रुपए सालाना है। इन्हें अंग्रेजी में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के नाम से जाना जाता है। ये बाजार की आंखों का एप्पल होते हैं, सेब होते हैं। आपकी निगाहें पे भी इन सब पर टिकी रहती हैं, जानना चाहते हैं कि भाई कौन कितना अमीर हो गया। बाजार की चमक इन्हीं की खरीदारी से आती है। यहाँ गरीबों की बात ना करो तो अमीरों का मजा ही नहीं आता। कुछ ही दिनों पहले एक डाटा आया था, देश में गरीब घटकर सिर्फ 5% रह गए हैं। अमीरों का जो 300 करोड़ वाला क्लब है उनमें से 90% की संपत्ति में ग्रोथ दर्ज की गई है। यह अमीरों का आंकड़ा आ गया है। 63% अल्ट्रा रिच की संपत्ति 10% की दर से बढ़ी है। भारत में 300 प्लस करोड़ क्लब की संख्या कितनी है
ये भी आपको बता देते हैं। 2022 में 12,495 थी, 2023 में 13,263 हो गई और 2028 तक इसमें 20,000 तक जाने की संभावना है। ये रईसी बड़ी गति से बढ़ रही है। इसका एक छोटा सा नमूना और आपको दिखा देते हैं। तुर्की में ये कितना है 9.7, अमेरिका में कितना है 7.9, इंडिया में कितना है 6.1 और साउथ कोरिया में 5.6। ये तो हो गई रईसों की बात। अब उनको जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन रईसों को दिखाते हैं आपको कि क्रीमी लेयर वाले कौन से हैं। और आरक्षण वाली क्रीमी लेयर से कंफ्यूजन बिल्कुल मत कीजिएगा। कंफ्यूजन की वजह यह है कि दोनों की रईसी का बेंचमार्क 8 लाख रुपए की सालाना कमाई है। भारत में रईसी की क्रीमी लेयर में 60 लाख लोग आते हैं, जो 2027 तक 100 मिलियन हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। यानी 2027 तक भारत में रईसों की एक ऐसी संख्या तैयार हो जाएगी जो दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की पायदान पर 16वें नंबर के बराबर होगी। यह समझ आ गया आपको? और अब इन रईसों की सबसे धारदार बात समझिए कि ये अन्य शहरों के लोगों की अपेक्षा वोट भी सबसे ज्यादा देते हैं। चौंक गए ना आप? इसीलिए आप लोगों को एक जुमला बहुत सुनने को मिलता होगा, वी द टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। हर चीज में ये लोग अपने टैक्स की धौंस जमाते दिखते हैं और इन्हें भाव भी खूब मिलता है। देश का बजट आता है तो इनकम टैक्स में छूट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। वैसे बजट देश को चलाने के लिए नहीं, टैक्स में छूट देने के लिए बनता हो, ये तो डेटा की बात हुई। लेकिन अब पटियाल पर्सनल टॉक भी सुन लो, क्या कहना चाहता है पटियाल उसमें। 5-8% के इमोशन पर बाजार चले तो अच्छी बात है, लेकिन नेता और सरकार चलाने के लिए ये देश को 90% लोगों के साथ अन्याय होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये नहीं है। पटियाल अमेरिका में लगी अंतर्राज्यीय आग का परीक्षण करेगा। अमेरिका का टेक्सास आधा जल चुका है। यह आग टेक्सास के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जंगल की आग बन गई है। टेक्सास की 3 करोड़ आबादी है, जंगल आधे से ज्यादा जल चुका है। आग बुझाने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग बेकाबू है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 60 काउंटी की है। यहाँ के कई घर जल गए हैं, कई गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी हैं। अमेरिका में इस तरह की तबाही वाली तस्वीरें बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आप वो कमेंट्स जो आपने कल के शो पर हमें भेजे उनको फौरन देख लेते हैं। ब्रजेश यादव क्या लिखते हैं? ब्रजेश यादव जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसको लेकर लिख रहे हैं कि जैसे यूपी में परीक्षाएं जो हैं वो लीक होने के बाद, पर्चा लीक होने के बाद रद्द कर दी जाती हैं, उसी तरह से राज्यसभा की जो 8वीं प्रत्याशी की जो चुनाव हुआ है उसे भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है। तो आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तमाम मुद्दों के साथ। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।